10,000 के इनाम। क्या राघव कल्ला कर सकेंगे अपने नाम? प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्यवाही के नियम 324 का किया था संचालन। इस विशेष बाल सत्र में प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत मुझे माननीय सदस्यों से विशेष उल्लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। माननीय सदस्य सुश्री इक्षिता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रदेश के बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आग्रह करना चाहती हूँ। सभापति महोदय, कोरोना आया और गया, विश्व रुका और विश्व ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ी, परंतु एक समस्या जो कोरोना काल के दौरान सभी के सामने प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई वह थी मानसिक परेशानियां, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, हाइपरटेंशन व इत्यादि। पहली बार भारतीय समाज ने इन परेशानियों को स्वीकार किया और इसके प्रति कार्य करने के अनेकों प्रयास किए गए। महोदय, यह कोई बीमारी नहीं, यह मानव मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है अपने बाहरी वातावरण के प्रति, और इसे मैंने समझा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे शिक्षा मंत्री से निवेदन करती हूँ कि प्रदेश के राजकीय और निजी विद्यालयों में रोज मात्र 10 मिनट के लिए योग या मेडिटेशन का प्रावधान लाया जाए। सदन में बैठे सभी मेरे माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि विद्यालयों में दिन शुरू होने से पहले प्रार्थना का प्रावधान है, और अगर यह 10 मिनट का सत्र इस प्रार्थना के साथ ही जोड़ दिया जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी में मानसिक दबाव झेलने की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी एवं मानसिक रोग मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकेगा। माननीय सदस्य श्री आदित्य। हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला भाग जिला स्तर पर, जहां हमें देखने को मिलता है कि लगभग सभी जिलों में हॉस्पिटल का विकास किया जा चुका है और जिला शिमला में प्रदेश के कुछ बहुत अच्छे चिकित्सा संस्थान मौजूद है। वहीं इसके उलट जब हम तहसील और ग्रामीण स्तर पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था में कई खामियां हैं। कहीं पीएचसी नहीं है, कहीं है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, किसी में डॉक्टर है तो उसमें 24 घंटे सुविधा नहीं है, 24 घंटे सुविधा है तो उसमें उपकरणों की खामी है। और ऐसी कई खामियां हैं महोदय, जिनको गिनते गिनते यह सत्र खत्म हो जाएगा, पर विकास सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, परंतु जब हमारी सरकार प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचा देती, तब तक चिकित्सा विभाग को अपनी सुविधाओं को ऑनलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। जहां बेसिक मेडिकल कंसल्टेंसी ऑनलाइन तौर पर दिया जाए, जैसा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के बाद हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह भी बता दूं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण की वर्ष 2020 से 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल इंटरनेट यूसेज में देश के ऊपरी पायदान पर आता है। ऐसे में इस व्यवस्था की सफल न होना संभावना बहुत कम है। इसी के साथ हमारी सरकार को ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक तीव्र गति से दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर मेरा निवेदन है कि इस पर चिकित्सा मंत्री जरूर विचार करें, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ प्रदेश की नींव है। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सिमरप्रीत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत
सत्ता पक्ष को सुझाव देना चाहती हूँ और साथ ही कहना चाहती हूँ, हमारे इस पवित्र सदन में मैं आज इस ऐतिहासिक सत्र में मौजूद हूँ। यह मुझे स्वप्न की अनुभूति दिला रहा है और यही सच्चाई है, इसीलिए मैं खुश हूँ। माननीय महोदय, मैं आज जिस विषय वस्तु पर अपना सुझाव सदन में रख रही हूँ, यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती बनाने के लिए है। अगर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक माननीय ग्रामीण कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री लागू करने में सफल हो जाते हैं, तो यह देश एवं प्रदेश की विकास की दर दुगनी करने के लिए काबिलियत रखता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस सदन में मांग रखती हूँ। बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि देश का भविष्य ही पन बनाने की प्रक्रिया अपने क्षेत्र में योजनाएं लागू करने में सहायक बनेगा, तो देश का विकास किस स्तर पर होगा, इसका अंदाजा राष्ट्र के विकास से लगाया जा सकता है। बाल प्रतिनिधि मात्र योजनाएं बनाने में ही सहायक नहीं होगा, अपितु ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की समस्या को लेकर सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी सफल करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे सुझाव पर नजर डाली जाए और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए इस ओर कार्य किया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री कृष्णा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के चलते माननीय पर्यटन मंत्री को मेरा सुझाव प्रस्तावित करता हूँ। माननीय स्पीकर सर, राज्य में कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर दबाव बढ़ रहा है। इसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, कसोल जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं, जहां अभी तक हमारा राज्य ट्रेनिंग, पर्यावरण, बर्फीले पहाड़ और बाइकर में खासा चर्चित है। महोदय, वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन पर्यटन स्थलों के साथ ही अब हमें पर्यटन की नई संभावनाओं को खोजने की आवश्यकता है। ये संभावनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमें सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में मिल सकती हैं। सेब के बागानों में हमें एग्रीकल्चर टूरिज्म के रूप में मिल सकती हैं। वाइन डिस्टिलरी टूर में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। संभावनाएं खोजने पर एडवेंचर स्पोर्ट से लेकर नेचुरोपैथी टूरिज्म तक सभी हमारे राज्य में संभव हैं। आप हमारे करीबी राज्य उत्तराखंड को ही देख लें। हेल्थ टूरिज्म से राज्य सालाना 1000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी करता है। ऐसे में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपने विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर इस सुझाव पर कार्य करें। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य सुश्री नितिका चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं इस सदन में आज कानून के सरलीकरण हेतु सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करती हूँ। इस व्यवस्था के माध्यम से मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि बच्चों एवं नागरिकों के लिए कुछ ऐसी शॉर्ट बुक्स, टूल बुक्स एवं टेक्स्ट वीडियो का विकास किया जाए, जिससे आमजन को अपने अधिकारों और भारतीय कानून के बारे में जागरूक कराया जा सके। इस सुविधा से लोगों को कानून समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री प्रतिभा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के सामने एक गंभीर मुद्दे पर बात रखने के लिए आप सभी के समक्ष मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा या नहीं, तो जानना चाहिए कि भारत में आप सभी के समक्ष 142 करोड़ की जनसंख्या विश्व पर कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है, जो कुछ लोगों के लिए बड़ी ही गर्व और सम्मान की बात होगी। शायद वह यह जानते नहीं, उनका यह कीर्तिमान भारत के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा संसाधनों का उपयोग व कम रोजगार की व्यवस्था इत्यादि।
ऐसे में सरकार को क्या नीति नहीं लानी चाहिए जिससे बढ़ रही जनसंख्या पर रोकथाम लगाई जा सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक हम कुछ लोगों की भावना को आहत न करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए बचते रहेंगे? सरकार सालों से जनसंख्या दर घटाने हेतु अभियान तो चला रही है, मगर हमारा देश वहीं का वहीं स्थिर है। इसके उलट अब तो अधिक जनसंख्या के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या अब कानून नहीं, समय की मांग है, जिसको लागू करने हेतु सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री कशिश। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में मौजूद सभी सदस्यों को मेरा अभिनंदन। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा न करते हुए चर्चा करना चाहूंगी अधिकारों की, अवसरों की, समानता की और प्रतिनिधित्व की। महोदय, आप जानते हैं आज इस सदन की खास बात क्या है? जहां आमतौर पर इस सदन में मात्र एक महिला विधायक प्रदेश की 30 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती नजर आती है, वहीं आज इस सदन में 40 महिला बाल सदस्य मौजूद हैं। माननीय स्पीकर सर, इससे यह पता चलता है कि महिलाएं राजनीति में आने की कितनी इच्छुक है, परंतु हमारे समाज और लोकतंत्र की बुनियादी खराबियों के चलते उन्हें आने से रोका जाता है। ऐसे में सरकार को अब जरूरत है कि महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रयास किए जाएं। प्रयासों से मेरा संबंध पंचायत स्तर पर दिए गए मृग तृष्णा समान महिला कोटा का नहीं है, क्योंकि इस सदन में मौजूद सभी सदस्य धरातल की गहराइयों से मुखातिब हैं कि असली सरपंच कौन होता है, महिला या उनके दलाल नुमा पति, यह हमें पता है। इसीलिए सरकार को महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रयास उच्च स्तर पर करने चाहिए। सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, इसका मुझे नहीं पता, परंतु अगर सरकार प्रदेश की 50% आबादी को प्रतिनिधित्व दिलाने में सफल नहीं रही तो विकास और लोकतंत्र में लिखे अधिकार, समानता और संप्रभुता मात्र लिखे जाने के पात्र हैं। उन्हें हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे हम पुरुष प्रधान समाज का ढोंग समझते हैं, बाहरी दबाव के चलते हमें स्वीकारने का ढोंग। माननीय सदस्य श्री कामेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 130 के अंतर्गत सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग हेतु पहले से चल रहे प्रावधान पर कार्य करते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के काफिले में बढ़ोतरी करे। यह पहल हम बच्चों के बेहतर एवं प्रदूषण मुक्त भविष्य की नींव साबित होगी। इसी के साथ हमारे राज्य में 15 वर्ष पूर्व से चल रहे वाहनों को हमें बैन कर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी जनता को मुहैया करनी चाहिए। हर घर में एक व्यक्ति पर एक गाड़ी का कानून भी सरकार को लागू करना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री प्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जहां चारों ओर तबाही का मंजर मानव प्रजाति ने देखा, वहीं इस आपदा ने हमें नए अवसरों से भी मुखातिब कराया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा पद्धति में दिखाई दिया है। बदलाव ऑनलाइन रूप से पढ़ने का और पढ़ाने का। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के लिए ऐसे संसाधनों का विकास किया गया जिनमें बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत से ज्यादा मनोरंजन बन गई। अब बच्चे विषयों की गहराइयों को समझने लगे हैं। ऐसे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक शिक्षा को पीछे छोड़कर आधुनिक शिक्षा के दौर को अपनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के समय में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट का अभाव है। ऐसे में इस सुविधा का सही उपयोग शिक्षा विभाग को करना चाहिए। इस सदन में अपनी बात रखने से पहले मैंने कई बच्चों से शिक्षा नीति पर बात की। इनमें से ज्यादातर बच्चे
बैग के बोझ को ढोने से परेशान हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस समस्या का निवारण भी सरकार द्वारा किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 100 मेगावाट का हाइड्रल प्रोजेक्ट उल तृतीय चरण है, जिसका शिलान्यास 2002 में हुआ तथा सरकार द्वारा कहा गया था कि यह प्रोजेक्ट 2013 तक बनकर तैयार हो जाएगा। परंतु महोदय, पिछले 21 साल में इतनी सरकारें आई तथा गई, परंतु यह बात मात्र सफेद हाथी ही साबित हुई। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूं कि इस प्रोजेक्ट का कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। महोदय, साथ ही मैं ये भी अनुरोध करती हूं कि मात्र शानन प्रोजेक्ट को एक प्रयास ना मानते हुए इसको हकीकत में लाया जाए तथा शानन पावर प्रोजेक्ट की घर वापसी की जाए। माननीय महोदय, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर सरकार सूर्योदय की दिशा में कार्य करे तो सूर्य की रोशनी से हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री प्रियांशु भट्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सत्ता पक्ष को सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, वर्तमान समय में हिमाचल राज्य देश के सबसे बड़े गैर कानूनी हेम्प का व्यापार एवं उत्पादकों में से एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि हेम्प वह पौधा है जिससे भांग, गांजा, चरस जैसे अनेकों मादक पदार्थों के साथ औषधि, अंग्रेजी दवाइयां एवं कपड़े बनाए जाते हैं। आज मुझे सदन में कहते हुए शर्म आ रही है महोदय कि हमारा राज्य देश के युवाओं में अपनी संस्कृति और पर्यावरण की वजह से प्रसिद्ध नहीं है, अपितु अपने नशे के कारोबार की वजह से चर्चा में रहता है। माननीय महोदय, आज के समय में मनाली, कुल्लू, मलाना, कसोल, तोस जैसे क्षेत्र इस व्यापार का गढ़ हैं और हमारी कानून व्यवस्था इसके रोकथाम हेतु एकदम नाकाम। इसी के कारण महोदय, मैं सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि हेम्प की खेती को कानूनी रूप से करने का प्रावधान सरकार सदन में लाए और साथ ही उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर हेम्प की खेती को अधिकृत किया जाए। महोदय, इस कानून से सरकार को 4 मुख्य फायदे होंगे। 1, महोदय, हेम्प पौधे की कानूनी रूप से खेती करने से गैर कानूनी रूप से हो रही खेती पर नकेल कसेगी, साथ ही राज्य के राजस्व को फायदा होगा। 2, खेती के कानूनी रूप से होने पर हेम्प की गैर कानूनी रूप से खेती कर रहे किसानों को अपनी बात का ज्यादा मूल्य मिलेगा, साथ ही तस्करों पर रोक लगेगी। 3, हेम्प के पौधे से कई प्रकार की दवाइयां एवं कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे राज्य में लघु उद्योगों का निर्माण संभव है। 4, इसी के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर इस गैर कानूनी व्यापार के कारण पड़ रहे आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा महोदय कि हिमाचल में गैर कानूनी रूप से हो रहे इस व्यापार को हमें हमारी कमजोरी बनाने के बनस्पत हमें इसमें अवसर तलाशने चाहिए जो हमारे राज्य के विकास में अहम योगदान दे सके। महोदय, राजस्थान में भी अफीम के पट्टे कानूनी रूप से बांटे जाते हैं, जिस पर सरकार नजर रखती है। इस दिशा पर सरकार को काम करना चाहिए और हमें पहले से खेती कर रहे राज्यों की व्यवस्था के अध्ययन हेतु टीम का गठन करना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री आरजू शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सरकार को राज्य में बढ़ रहे हादसों एवं ट्रैफिक के संबंध में सुझाव देने के लिए इस सदन में प्रस्तुत हुई हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य में रोज 3 व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह इस अखबार की प्रति कहती है। और यही नहीं, अन्य और अखबार में रोज आप हादसों की खबर पढ़ते हैं। ऐसे में सरकार को हादसे कम कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। मेरे सरकार से निवेदन है कि सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हमें हमारे राज्य के हाईवेज पर क्रैश बैरियर लगवाने चाहिए। रात में रोड लाइट न होने के चलते भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए सोलर पावर युक्त रोड लाइट के प्रावधान हेतु भी राज्य सरकार को कार्य करना चाहिए। माननीय महोदय, अब बात आती है ट्रैफिक की। इस समस्या से सदन का कोई भी सदस्य अछूता नहीं है।
ऐसे में मेरा मत है कि राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश परिवहन को सुदृढ़ करने पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ प्रदेश में बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर अधिक कर लगाना चाहिए। इससे हमारे राज्य के टैक्सी चालकों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही दिन ब दिन बढ़ रही वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी। माननीय सदस्य सुश्री शिवानी राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत इस प्रदेश की सरकार में उच्च पद पर बैठे माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि प्रदेश में आम जनता को आवारा पशुओं के कारण हो रही हानि का जिम्मेदार कौन है? मैं, आप या प्रशासन, जो अपनी जनता को आवारा पशुओं से बचाने में भी नाकाम है। इन आवारा पशुओं में कुत्ते, गाय, बैल एवं बंदर शामिल है। सभापति महोदय, प्रदेश में शिमला हो या पालमपुर, सभी जगह आवारा पशुओं का खौफ है। लोग गलियों में निकलने से डरते हैं। हम बच्चे पैदल न विद्यालय जा सकते हैं, न ही खेल के मैदान में। इसी के साथ यह बंदर हमारे राज्य के किसानों की फसलें नष्ट कर देते हैं। बाहर से आए पर्यटकों पर हमला करते हैं। हाईवे पर कई सड़क दुर्घटनाएं पशुओं के कारण हो रही है। इनमें से कुछ आवारा पशु किसानों द्वारा भी खुले छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। इन आवारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण किए जाएं, साथ ही बंदरों को विस्थापित कर जंगलों में छोड़ा जाए। माननीय सदस्य सुश्री सृष्टि रानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत इस सदन के सामने समय की मांग को देखते हुए प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का आह्वान करती हूँ। इस नई नीति में बच्चों द्वारा सुझाव दिए गए बदलाव सरकार को लाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इन बदलाव में सबसे जरूरी बदलाव है विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक शिक्षा का होना, ताकि बच्चे पढ़ने के साथ साथ विषय की प्रैक्टिकल प्रयोज्यता समझें। आमतौर पर देखने को मिलता है कि बच्चों ने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, पर दैनिक जीवन में उस पढ़ाई का क्या कार्य है वह उन्हें पता नहीं होता। ऐसे में याद की गई पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए व्यवहारिक शिक्षा पर शिक्षा विभाग को जोर देना चाहिए। इसी के साथ शिक्षा हमारे राज्य में नाटक व रंगमंच को भी विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। इससे बच्चों की अभिव्यक्ति सुधरेगी। इसी के साथ उन्हें कला को बारीकी से सीखने का भी मौका मिलेगा। सभापति महोदय, रंगमंच बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा जरिया है। इसी के साथ राज्य सरकार अगर सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने में नाकाम है, तो बच्चों के लिए जापानी एवं अमेरिका की तर्ज पर विद्यालयों में लॉकर की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को रोज भारी बैग का वजन ना ढोना पड़े। माननीय सदस्य सुश्री ईवा भारद्वाज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सत्ता पक्ष को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। माननीय, वर्तमान समय में मेरे निर्वाचन क्षेत्र किन्नौर में अनेकों छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जिससे न केवल हमारे क्षेत्र की नदियों के जल का दोहन हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाओं और जानमाल की हानि में भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने किन्नौर के निगुलसरी,
उरनी और बटसेरी जैसे कई क्षेत्रों में हुए भूस्खलन की दुखद घटनाओं के बारे में सुना ही होगा। महोदय, इस संदर्भ में मैं सरकार को निम्न कुछ सुझाव देना चाहती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि वे इस संदर्भ में अपने कार्य जल्द ही करेंगे। मेरा पहला सुझाव सरकार के लिए यह है कि वे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के स्थान पर सोलर पावर जनरेशन पर भी बढ़ावा दें, जिससे विद्युत उत्पादन के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। ऐसा करने से अवांछनीय भूस्खलन एवं सड़क दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सकती है। महोदय, मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहूंगी कि सोलर पैनल्स के जन साधारण तक पहुंचाने के लिए सरकार को उस पर सब्सिडी प्रदान करनी शुरू करनी होगी। साथ ही 40% सब्सिडी को बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए। महोदय, प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग करवाना चाहिए। राज्य बिजली बोर्ड इन पैनल से बिजली खरीदे और युवा पीढ़ी को उनकी कमाई गई आय का पूरा प्रावधान दे। चौथा सुझाव यह भी है कि पहले से जो चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें सरकार पूरी तरीके से उनका रखरखाव करे और उन पर यथोचित ध्यान दे। मान्यवर, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने के बजाय सोलर पावर को विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाए। इससे हमें हमारे प्रदेश के पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं मैदानों को संरक्षण करने का मौका भी मिलेगा, आम जनता की सेवा भी होगी, उनकी समस्याओं का हल भी होगा और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा भी बन पाएगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुणोदय शर्मा। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सदन को बताना चाहता हूं कि एक समाज का विकास तभी संभव है जब उसके सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। महोदय, हमारी सरकार निसंदेह असहाय व समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। महोदय, आज वैसे तो बच्चों की एडॉप्शन के लिए स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, बच्चे एडॉप्ट भी हो रहे हैं, फॉस्टर भी हो रहे हैं, लेकिन विशेष बच्चे नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह एक बेहद ही संवेदनशील विषय है कि विशेष बच्चे जो असहाय तो है ही और अनाथ भी, उन्हें एडॉप्ट करने के लिए आगे आने वाले लोग बहुत कम हैं। अतः विशेष बच्चों को एडॉप्ट कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के लाभ में प्राथमिकता व विशेष प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया है। वर्तमान में विशेष बच्चों के लिए सरकारी आश्रम भी बहुत कम है व अलग अलग डिसेबिलिटीज के बच्चे के स्कूल्स को आप कह सकते हैं कि वो तो ना के बराबर ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय परिसर व उनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए नीड बेस्ड स्कूल प्राथमिकता पर बनाने का कार्य करे। अब सरकार ही इनकी व भी अनाथ बच्चों की अभिभावक बने। अध्यक्ष महोदय, बेसहारा बुजुर्गों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। इन बुजुर्गों को बिना दादा दादी वाले घरों में अडॉप्ट करवाने के लिए भी मैं सरकार से नीति के लिए मांग करता हूँ, ताकि उन्हें घर व सहारा मिल सके व छोटे बच्चों को दादा दादी का प्यार। महोदय, हमारी सरकार समाज में व्याप्त हर असमानता को दूर कर संपन्न हिमाचल का सपना साकार करने के लिए कृत संकल्प है। अंत में आपके माध्यम से सदन में यही कहना चाहता हूं, यत्र धर्म तत्र जय।
यत्र जय तत्र धर्म, यत्र धर्म प्रजा सुखम, यत्र सुखम तत्र न्याय। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय सदस्य सुश्री आकृति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत आज सरकार को कृषि एवं बागवानी पर सुझाव देने हेतु प्रस्तुत हूँ। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हिमाचल राज्य में खेती बहुत बड़ा आय का साधन नहीं है, परंतु फिर भी सरकार को हमारे किसानों की फसलों के मार्केटिंग हेतु योजना लानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार को हमारे किसानों की पैदावार का देश भर में प्रचार व प्रसार करना चाहिए। जिस प्रकार अन्य उत्पादों का प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होल्डिंग एवं एड्स का उपयोग करती है, उसी प्रकार इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में उग रहे फल एवं अन्य कृषि उत्पादकों की मार्केटिंग की जानी चाहिए। इसी के साथ ही बागवानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और परिवहन हेतु भी योजना लाने का विचार सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आकर्षित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत हमारे राज्य में बेलगाम युवाओं द्वारा गलत एवं रेस ड्राइविंग के चलते हो रहे हादसों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश युवाओं में बाइकिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में राज्य और अन्य राज्यों के लाखों युवा यहाँ पे बाइकिंग का रोमांच लेने आते हैं। यह हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके कारण हमारे राज्य में रेस ड्राइविंग से हो रहे हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके रोकथाम हेतु सरकार को कड़े कानून एवं नियम प्रस्तावित करने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नशे से धुत युवाओं के कारण भी ऐसे हादसे होते हैं। ऐसे में मैं इस सदन के माध्यम से हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी वो अपने घरों से वो अपने वाहन को तेज चलाएं तो ये ना भूलें कि घर पे भी उनका कोई इंतजार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और प्रस्ताव इस सदन में रखना चाहता हूं। 2018 में आकांक्षी केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आकांक्षी जिला चंबा आज भी विकास से कोसों दूर है। अगर सरकार चंबा से चौड़ी हाईवे टनल के निर्माण को प्राथमिकता देती है तो इससे न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कम होगी, बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। इसी के साथ अगर सरकार हेली टैक्सी सेवा व रेल कनेक्टिविटी के बारे में सोचती है तो प्रदेश का एकमात्र आकांक्षी जिला उचित मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय सदस्य श्री अरिंजय भगत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत आज मैं माननीय विधानसभा सदस्यों के लिए हेल्प डेस्क के गठन हेतु सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। इस हेल्प डेस्क से माननीय सदस्य राज्य एवं सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका पता लग सकता है। इसी के साथ मैं इस सदन में मौजूद विधायकों का ऑडिट हेतु कैबिनेट की मांग करता हूं, जिसके तहत सरकार सभी विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का लेखा जोखा रखेगी। साथ ही इस पर वॉच डॉग की तरह कार्य भी किया जाएगा। माननीय सदस्य सुश्री अक्षरा ठाकुर। माननीय अध्यक्ष, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि हमारे राज्य की सड़क व्यवस्था बहुत ही खराब है। कुछ किलोमीटर दूर जाने के लिए ही कई घंटों तक हमें सफर करना पड़ता है। सड़क की बुरी व्यवस्था होने के कारण राज्य की शिक्षा, व्यापार एवं विकास का दर भी कम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हमारा राज्य पर्यटन पर पूर्ण रूप से आश्रित है। ऐसे में अगर सड़कों को बहाल ना किया गया तो राज्य को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार रोड बहाल करने हेतु कोई नीति पर जल्द विचार करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सोनम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि प्रदेश में अधिकतर भूस्खलन वर्षा ऋतु में होते हैं। जिला हमीरपुर में भी मुझे यह देखने को मिला है कि वहां कई लोगों के घर और जाने चली जाती हैं। महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में जहां परिवहन के मार्गों का निर्माण हुआ, उन मार्गों के दोनों ओर वर्षा निकासी की समुचित व्यवस्था का प्रबंध भी कराना होगा एवं मार्गों के निर्माण के दोनों ओर 45 डिग्री के कोण पर मलबे के निर्माण के दौरान ही हटा देना चाहिए। यदि हटा ना सके तो उस जगह पर मजबूत दीवारों का निर्माण करा देना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री सुमित शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत जिस विषय पर रोशनी डालना चाहता हूं, वो एक गंभीर मुद्दा है और किसी को भी भावुक करने योग्य है। आज बाल श्रम निषेध दिवस है, जो कि मनाया जाता है उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत ही छोटी आयु से अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। आज के जमाने में भी प्रदेश में गरीब बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति से लेकर ढाबों में कार्य करवाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा उनकी बाल्यावस्था में शिक्षा और खेल कूद के बजाय होटलों में बर्तन साफ कराए जाते हैं और बाल श्रम की समस्या राज्य में जाने माने पर्यटक स्थलों पर और भी प्रबल है। ऐसे में हमारी सरकार को बाल श्रम हेतु कड़े कानून बनाने चाहिए। साथ ही पहले से बने कानूनों की कड़ी पालना हेतु सरकार को सजग होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की उचित कार्यवाही करें। साथ ही ऐसे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए ऐसे राजकीय आश्रय का संचालन किया जाए जिसमें ऐसे गरीब बच्चों को आवास, भोजन, पढ़ाई इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क दी जाए। धन्यवाद। नियम 324 के अंतर्गत आज विशेष उल्लेख हेतु 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो इन सूचनाओं के उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आज इस विशेष बाल सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।